सभापति महोदय से अनुरोध करेंगे कि हमको मार्गदर्शन प्रदान करें। शेष बचे हुए हैं उनको बोलने का अवसर मिलेगा। मैं बैठूंगा और आपको सुनूंगा, क्योंकि आप तो मुझे वीडियो के जरिए सुनते हैं। आज मैं आपको सुनने का सौभाग्य पा रहा हूं, तो इस अपने सौभाग्य को मैं कम नहीं करूंगा। कुछ लोगों को निकलना है क्योंकि कार्यक्रम 3 बजे तक का है और 12 बजे से कार्यक्रम शुरू हो गया है। तो जिनको बाहर जाना है, जैसे महाराष्ट्र जाना है आपको, अभी आपकी फ्लाइट या ट्रेन है, तो जिनको निकलना है वो इसके बाद निकल सकें, इसलिए कुछ बात कहनी जरूरी है। सभी लोगों ने बहुत ही अच्छी बात कही है और बहुत सारी बातें सोचने समझने और गुनने वाली हैं। मैं ये दिखाई दे रहा होगा सबको, इसका प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि बड़ी बात को छोटे में बताया जा सके। और वैसे भी मैं इसी 29 नवंबर को, जो 2026 का 29 नवंबर आएगा, हो जाएगा, दिख लेंगे। ठीक है, हो जाएगा, हम देख लेंगे, कर देंगे, कॉर्नर में कर देंगे इसको। हाँ, हो जाएगा, हम कर लेंगे, हम लिखेंगे तो कर लेंगे। हम उसको जान रहे हैं, इसी से जीविका कमाए हैं। हो जाएगा सर, हम कर लेंगे, हम उस समय कर देंगे। ठीक है। और जब मैं क्लास में होता हूं तो सभी विद्यार्थियों का ध्यान रखता हूं, तो आज वक्ता के तौर पर हूं, आप सब जितने भी लोग हैं सबका मैं ध्यान रखूंगा। मैं निगाहों से समझ जाऊंगा कि कौन पढ़ नहीं पा रहा है, कौन पढ़ के भी नहीं पढ़ रहा है, ये मैं देख लूंगा। 29 नवंबर 2026 को इस धरती पर आए मुझे 50 वर्ष हो जाएंगे। 50 वर्ष की जिंदगी में 25 वर्ष से अधिक मैंने अध्यापन कार्य किया है, और वह अध्यापन कार्य भी मैंने स्वेच्छया किया है, अपनी इच्छा से। मैं न्यायिक सेवा के प्रतिभागियों को मार्गदर्शित करता रहा हूं। दिल्ली, लखनऊ और इलाहाबाद मेरी ऑफलाइन क्लासेस चली हैं। दिल्ली के जो सबसे बड़े संस्थान हैं आईएएस और जजेस के, वहां मैं पढ़ाया हूं। और उसके बाद जो ऑनलाइन एजुकेशन आई है, कानून के विषय में मैं ऑनलाइन पहला शिक्षक हूं। वो जो लेक्चर्स बने हैं वही पूरे भारत में गए हैं, पाकिस्तान में भी बहुत सारा गया। 2015 से मैंने बंद किया और तभी से ऑफलाइन क्लासेस बंद है, ऑनलाइन है। तो हमें ये पता है कि हाँ, जो रिकॉर्डेड लेक्चर जाते हैं वहाँ से भी क्रॉस क्वेश्चन नहीं आता, बात एकदम सुस्पष्ट की जाएगी, समझ में आएगी। ये केवल एक अवलंब है हमारी बात को आप तक पहुँचाने का। मैं एक आग्रह करूँगा कि अगर आप लोग मोबाइल साइलेंट कर लें जी, जिसका साइलेंट नहीं साइलेंट कर लें, क्योंकि सबसे ज़्यादा आप ही का ध्यान जाता है अगर बच जाता है तो, जल्दी से ऑफ करने के चक्कर में। हमारा देश जब गुलाम था तो केवल गुलाम था, क्या था? गुलाम बनाकर अंग्रेज क्या करते थे? हमारी संपदा को सोखते थे। गुलाम बनाकर अंग्रेज हमारी संपदा को सोखते थे, जिसको हम लोग कहते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन का बहिर्गमन। और इसके लिए वे क्या करते थे? यहां से कच्चा माल ले जाते थे ब्रिटेन, जूट, कपास, जो भी चीज यहां से ले जाते थे, और वहां से कपड़ा बनाकर यहां लाकर बेचते थे। कच्चा माल ले जाते थे और पक्का बनाकर बेचते थे। आपके पास पैसे हैं तो खरीदिए, नहीं है तो अर्धनग्न पूर्ण नग्न, जैसी जिसकी उस समय की हालात थी वैसे जिंदगी जी रहा था। यानी कि हम तब गुलाम थे जब कच्चा माल लिया जा रहा था और पक्का माल दिया जा रहा था, हम गुलाम थे। आज क्या हो रहा है? और फिर आप अनुमान लगाइएगा कि आज आप अगर गुलाम हैं तो कितने हैं। हमारी मेरिट जाती है 99%,
किस बात की? 100%। नीट में, इंजीनियरिंग के कंपटीशन में, कानून में, अब क्लैट में भी बहुत अच्छा एंट्रेंस हो रहा है, एग्जाम हो रहा है, या सिविल सर्विसेज में, और हमें बदले में -40 वाला डॉक्टर दिया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, हमारी अच्छी मेधा का प्रयोग के बदले में हमें क्या मिल रहा है? रद्दी चीज। वो कच्चा ले जाते थे, रद्दी ले जाते थे, निर्माण करके देते थे तो गुलाम बनाकर रखे थे। आज ये हमारी मेधा से सबसे उत्तम लेते हैं और हमें रद्दी देते हैं, तो हम गुलाम हैं तो कितने हैं? अंदाजा लगाइए। बहुत बारीक बात है। दरअसल ये कह देना एक ऊपर की पपड़ी को देखने भर का है कि हमारा आईएएस काम क्यों नहीं कर रहा है, हमारा नेता बोल क्यों नहीं रहा है। और जिन लोगों ने ये सवाल उठाया, उन लोगों ने भी ये भी सवाल उठाया कि संभवतः वो भी हमारी तरह धारणा में घिर गए। बहुत अच्छी बात आपने कही। तो उनकी धारणा खोलने का, तोड़ने का दायित्व ही तो मेरा है, हमारा है, हम सबका है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर तब हम गुलाम थे जब कोई कच्चा रद्दी माल लेकर के अच्छा पक्का बनाकर बेचता था, तो धन का बहिर्गमन करता था और हम गुलाम थे। आज हमारी अच्छी मेरिट जो ले रहा है, बदले में हमको रद्दी दे रहा है, तो सोचिए हम कितने गुना गुलाम हो गए। और इस गुलामी को हम आजादी कह रहे हैं, इस गुलामी को हम आजादी कह रहे हैं। यह आपकी बातों से उपजा हुआ एक विचार है जो आप लोगों को मैं सुन रहा था, वहीं से निकल कर आया है। जब मैं क्लास में पढ़ाने जाता था तो मैं कहता था मुझे किताब नहीं पढ़ने की जरूरत है, मैं चेहरे देखकर पढ़ लेता हूं। प्रकृति ने यह क्षमता दी है। और यही देखकर कल मैंने एक विचार निर्मित किया था, मैंने श्रेय भी दिया था कि आप लोगों की बातों से विचार आया। हम लोगों से एक बहुत भारी गलती हुई है, कई गलतियां हुई, उसमें से एक ऐसी गलती जिस पर कभी चर्चा नहीं हुई है, आज मैं दोहरा रहा हूं, कल पहली बार मेरे मस्तिष्क में वो बात आई थी। हम जब कभी किसी पार्टी को अपनी नहीं मानते हैं, पार्टी, समाजवादी पार्टी, AIM, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, जो भी कह लीजिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कोई पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को जानबूझकर छोड़ा हूं क्योंकि वर्ग के आधार पर वर्तमान में आप उसी के साथ खड़े हैं। व्यक्ति के आधार पर भले न खड़े हो, लेकिन वर्ग के आधार पर तो आप वहीं खड़े हैं, इसलिए उसको छोड़कर उसी के सिखाने, भरमाने, भड़काने, भुलवाने के चक्कर में पड़कर हम जिन पार्टियों को अपना नहीं मानते हैं, उन्होंने तो हमको पार्टी से दूर करवाया और हमने क्या किया? एक होती है पार्टी और एक होता है इसका मतदाता वर्ग। पार्टी से हमको हमारी पार्टी ने दूर कर दिया। भाजपा नहीं तो कौन? कोई बात नहीं, ये सवाल आ रहा है ना, भाजपा नहीं तो कौन? हम कहेंगे नहीं, भाजपा ही। वो जैसा सुनना चाह रहे हैं वो ऐसा ही सुनाएंगे, क्योंकि वही वो लोग हैं जिनकी धारणा इतनी गहरी है कि मैं समझ नहीं पा रहे कहां फंसे पड़े हैं। उनको निकालने के लिए लाठी नहीं मारनी है। तो हमको उन्होंने, भाजपा ने अन्य पार्टियों से नफरत सिखाई और हम उन पार्टियों के मतदाता वर्ग से खुद नफरत कर बैठे। सपा से नफरत में आपने यादवों से नफरत कर ली और बसपा से मुहब्बत हुई तो आपने मान लिया कि मतदाता वर्ग आपका है। 4 बार सरकार बनी ना, 4 बार में 3 बार, एक बार चौथी बार पूर्ण बहुमत से बनी थी। 4 बार में से 3 बार वह सरकार इसी पार्टी के सहयोग से बनी, इसी पार्टी के। जो पार्टी हमको उस पार्टी से भी नफरत सिखाती है, PDP से भी नफरत सिखाती है, न जाने कब हाथ मिला लेती है। हम बसपा की सरकार बनवाए, आज वो क्या कहते हैं, 4 बार की मुख्यमंत्री, और हम चुप रहते हैं।
हम कहते हैं 4-4 बार की मुख्यमंत्री हम नहीं कहेंगे, हम कहेंगे 425 विधायकों वाली विधानसभा में से 67 विधायकों वाली मुख्यमंत्री। हम जांचेंगे कॉपी, कहीं कोई तथ्य में त्रुटि हो तो बताइए। 67 सीट्स केवल 67 सीटों वाली पार्टी थी, और ये 67 सीट कब थी? जब जनसंख्या की धमकी देने वाला सबसे बड़ा प्रयोग हुआ था, मिले मुलायम कांसी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। इस पर मैंने वीडियो बनाई। तथ्य को जांचने परखने के बाद यहां कितने लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि मिले मुलायम कांसी राम तो हवा में उड़ गए जय श्री राम, जो धारणा बनाई गई थी उसको मान भी रहे थे कि हाँ, जब मुलायम सिंह कांसीराम मिल गए थे तो वास्तव में बड़ी दिक्कत हो गई थी, सत्ता चली गई थी। कितने लोग ईमानदारी से हाथ उठा लीजिएगा कि उस समय मान लिए थे या अभी तक मान रहे थे? कभी भी अगर आपने माना था तो हाथ उठाइए। मैं हाथ उठा रहा हूं, मैं भी मान लिया था कि हाँ ऐसी बात है। हमारी गलती क्या है? हम तथ्यों की तरफ नहीं देख रहे हैं। जब हमने जांचा तो जानते हैं क्या पाया? जब 1993 में गठबंधन हुआ था, 1993 में मिले मुलायम कांसीराम 425 विधानसभा सीटों में से 109 सीट सपा को, 109, 425 में से 109, 1/4, यही होगा ना? 9 चौको 36, लगभग 1/4, और 67 सीटें बसपा को। दोनों मिला देंगे तो 425 में से 176 सीट मिली थी, और उन्होंने जोर से नारा लगाया और हम लोग मान लिए। धारणा वाली बात आपने बहुत लाजवाब उठाई है। यह है धारणा का खेल, और यह उस वर्ग को फंसाया जा रहा है उस धारणा के खेल में, और वह वर्ग फंस जा रहा है जो खुद को घोड़ा मानता है, सिंह मानता है, चाणक्य मानता है। थोड़ा अपने पर भी व्यंग होने दीजिए। आपने कहा था ना कि जंग लगा है, काहे का चाणक्य, काहे का घोड़ा। गधों ने कह दिया कि तुम जो है खच्चर हो, मान लिए, तो घोड़ा वो है कि आप? और अगर घोड़ा है तो माने क्यों नहीं, खोजे क्यों नहीं, गलती हुई कैसे? इस बात पर ध्यान क्यों नहीं है कि हमारा बेटा आंख फोड़ता है डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, खुद नहीं समाज की सेवा के लिए। दिमाग से हमें निकाल दें कि हमें आईएएस बनने का मौका नहीं मिल रहा, एकदम निकाल दीजिए। दिमाग से निकाल दीजिए कि हम अपनी जीविका के लिए डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं। यह कहना बंद करिए। क्या कहिए? हम अपनी अधिकतम मेधा से देश की सेवा करना चाहते हैं। तुम इस मेधा का प्रयोग नहीं कर रहे हो। यह मत कहिए कि हमें अवसर नहीं दे रहे हो, गलत हो जाएगा। आप कहिए कि हम 100% वाली मेधा हैं, हमें लगाओ, हम दिमाग तक का ऑपरेशन करना जानते हैं, तब बात मेरिट पर होगी। अगर आप यही कहेंगे, और जब मैं किसी तथ्य को बोलूंगा तो आप में से जो लोग पहले से बोल कर गए अपने पर तंज व्यंग मत मानिएगा, मैं उस वाक्य को ले रहा हूं। जब आप बोलेंगे 1000 में 300 हम नहीं, वो कहेंगे आप 30% तो है नहीं, आप तो 15%, अभी तो 150 रुपया लाया जाना चाहिए। तो बात आपने सही बोली, लेकिन सही तरीके से नहीं बोली। हमको क्या बोलना है कि एवरेज मेरिट जिनकी 80% थी, उस मेरिट का प्रयोग देश के लिए नहीं हुआ। आपको वर्ग का नाम नहीं बोलना है, आपको अपनी बात नहीं बोलनी है। कहां? पब्लिक में। आपको यह बोलना है कि 80%, हम आईएएस के लिए कह रहे हैं, इससे 80% वहां नहीं आता, वहां 56 से 60% तक आता है। लेकिन आप आम लोग हैं, इस नाते मैं ऐसे बोल रहा हूं कि आप कहेंगे कि 80-85% जिनकी मेरिट है, उन लोगों को आउट करके और 45 to 55% एवरेज मेरिट से देश का काम चलाया जा रहा है। ये देश के संसाधन का उपयोग न करना और कूड़े का उपयोग करना है, देश को बर्बाद करना है। अपने लिए बात मत करिए, देश के लिए बात यहां पर करिए। इस एंगल पर आप देश के लिए बात करिए। ध्यान दीजिएगा, यहां देश के लिए बात करनी है। बात आप कैसे करेंगे? सुंदरकांड सबने पढ़ा होगा। सुंदरकांड सुंदर क्यों है? बहुत सारे कारणों से है। उसमें सबसे पहला संवाद हनुमान जी का किससे हुआ था? जामुन जी के बाद
मैनाक पर्वत से हुआ, फिर आगे चले तो नहीं लंकिनी से पहले तो लंका में पहुंच गए तब। सुरसा नाम यहीन कै माता, है ना, पठैन आए कहीं तहीं बाता, आज सुरन मोहि दिन है हारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। अब उनके सामने देखिए शर्त लगाइए अपने ऊपर, हनुमान जी से सीखिए, शर्त लगा दी गई। मैं आपसे कह रहा हूं आप मेरे पर 1000 शर्त लगाइए, मैं अपनी बात को उतने शर्तों के साथ कह के दिखा दूंगा। वहां उनको मुठिका मारना नहीं था, वो सुरसा अहीन की माता है, वो देवी है। हनुमान जी उनका संहार नहीं कर सकते, उनका प्रतिकार नहीं कर सकते, उनका अपमान नहीं कर सकते, उनका तिरस्कार नहीं कर सकते, और लक्ष्य को छोड़ नहीं सकते थे। सारी शर्तें थी ना। हनुमान जी ने क्या किया, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। तो पहले बड़े बनते गए, बड़े में मुकाबला कर लिया, जब देखे नहीं कर पाएंगे तो मसक समान नहीं, क्या चौपाई है, अत लग रूप उपमन सूत्र लहे, अबदन पैठ पुनि बाहर आवा। तो आपको कब बड़ा होना है, कब छोटा होना है, कब बात जो कहनी है वो अपने लिए कहनी है, और कब वही बात समाज के लिए कहनी है, आपको सोचना है। मैं कोई विशिष्ट नहीं हूं, मैं सामान्य हूं, मैं कोई विशिष्ट नहीं हूं। जिस अजीत भारती को आप सुनते हैं, कल उन्होंने खुलासा किया है, वो सवर्ण समाज से हैं, ब्राह्मण समाज से हैं, अजाच्य ब्राह्मण समाज से, भूमिहार समाज से हैं। कल उन्होंने खुलासा किया है। हर एक में अंतर है। दिलीप पांडे जी बोलते हैं, उनकी एक अलग विशेषता है। अजीत भारती जी समाज को एकदम जगा देते हैं, लेकिन आप जागने के बाद क्या करें वो यहां बताया जाता है। क्या है, कैसे हल करना है। हम सवर्ण हैं, यह हमारा अतीत है। हम सवर्ण हैं, यह हमारा लक्ष्य है। हम सवर्ण हैं, यह हमारा अतीत है। समझिएगा इस बात को। हम सवर्ण हैं, यह हमारा लक्ष्य है, क्योंकि हम सवर्ण के रूप में तो खतरे में है ना। तो खतरे में है तो सवर्ण काहे का। तो वर्तमान में हम सामान्य हैं। जो कहीं कोई विशिष्ट नहीं है वो सामान्य है। और सामान्य कितने हैं, फिर उसी गुलामी वाली बात कर रहा हूं कि हम योग्यतम पैदा कर रहे हैं और हमें न्यूनतम दिया जा रहा है। यही इस आजादी का हासिल है। हम योग्यतम दे रहे हैं और हमें न्यूनतम मिल रहा है। सरकारी विद्यालयों में अपने बच्चों को पढ़ाना हम लोगों ने क्यों बंद कर दिया? क्योंकि वहां जो आरक्षण के बाद टीचर जा रहे हैं उनका क्या हासिल है। और आप ये नहीं कह सकते कि हम इनसे अपने बच्चे को नहीं पढ़वाएंगे। आप ये नहीं कह सकते। बीएचयू से एक विद्यार्थी का फोन आया, गुरुजी ला के एक प्रोफेसर साहब हैं, वो तो ऐसे पढ़ा रहे हैं, क्या वो सही पढ़ा रहे हैं? मैंने कहा नहीं, तुम्हें क्या लगता है, क्या गलत पढ़ा रहे हैं? जब गलत पढ़ा रहा है तो हमसे क्यों पूछ रहे? जब तुम ही काफी जांचने में सक्षम हो तो हमको क्यों पूछ रहे हो? बोला प्रमाणीकरण के लिए, कि आप कह देंगे कि नहीं गलत पढ़ा रहे हैं तो मैं मान जाऊंगा। हमने कहा चलिए ठीक है, हमने प्रमाणित कर दिया ये गलत है, ये एकदम से उल्टा पढ़ाना है, बीएचयू की बात है। तब उसने अगली बात जो कही, उसने कहा हम विद्यार्थियों का समूह, सभी वर्गों का, हम लोग गए थे डीन के पास, वीसी के पास, वहाँ जाकर हम लोग एक एप्लीकेशन दिए, निवेदन किए कि ये हम लोगों को जो विषय का ज्ञान है वो नहीं दे पा रहे हैं, कृपया इनको बदला जाए। वीसी और डीन दोनों लोगों ने कह दिया कि इनके पास ज्ञान है कि नहीं है ये आप नहीं जांचेंगे, इनको सरकारी नियम के मुताबिक जो मानक है उससे जांच करके वह पद दे दिया गया है, यही आपके शिक्षक हैं। तो आपको क्या मिला? योग्यतम आप दे रहे हैं और मिल क्या रहा है? न्यूनतम। और आप अब बताइए गुलाम है कि नहीं है? हैं तो कितने हैं इसका अंदाजा लगाना, इसके लिए कोई शब्द मिले तो खोजिएगा। और यही बात फिर वहां निकल कर आ रही है कि जब हम सामान्य हैं कि सवर्ण हैं, हम क्या हैं? हम अभी सामान्य हैं। सामान्य होकर भी हम खतरे में क्यों पड़ गए? सामान्य तो हमने मान लिया था, आजादी के समय से मान लिया था। 10 साल के लिए सीट रिजर्व हुई थी एससी एसटी की,
हमने मान लिया, इसके आगे भी कोई बात नहीं। अब तो मान ही लिए। हमारे में से यहाँ जितने लोग बैठे हैं, कितने ये सोचते हैं कि जहाँ सुरक्षित सीटें हैं वहाँ सबको चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए? कोई सोचता भी नहीं। अब हम लोग सोचना भी भूल गए। हमें मान लिए कि तो रहेगा ही। हम में से बहुतों को तो पता भी नहीं है कि ये बढ़ाया जाता है तब बढ़ता है कि नहीं? तो अगली बात यह है कि आप योग्य पैदा करते हैं और आपको रद्दी दे रहे हैं। आप योग्य पैदा कर रहे हैं, आपको रद्दी दे रहे हैं। अब इस पर उनकी निगाह गई कि ये योग्य पैदा कर रहे हैं, हम रद्दी दे रहे हैं तब भी ये योग्य पैदा कर दे रहे हैं। हम इनको खराब सप्लीमेंट दे रहे हैं, शिक्षा, चिकित्सा, तब भी ये अच्छा उत्पाद पैदा हो जा रहे हैं खुद से। प्रभु के आशीर्वाद से मैं LLB जहाँ किया, यहीं लखनऊ विश्वविद्यालय में 5-6 दिन क्लास में गया और LLB पूरा होते ही दिल्ली की सबसे बड़ी कोचिंग में पढ़ाने चला गया। तो हमें तो कोई सरकारी संस्थान ने, प्राइवेट संस्थान ने, किसी ने नहीं पढ़ाया। और हमारे जैसे हमारे समाज में न जाने कितनी प्रतिभाएं हैं, क्योंकि हमारे यहाँ प्रतिभाओं का आदर है, प्रोत्साहन है। तो उनको अब ये है कि जब रद्दी ही चाहिए तो योग्य उत्पाद को बंद करो। इस पर आइए अब, तब UGC समझ में आ जाएगा। योग्य उत्पाद आए ही नहीं, क्योंकि योग्य को किसी को देना ही नहीं है। रद्दी ही पैदा करना है और रद्दी ही देना है। कभी हमने आपने सोचने की कोशिश की? मैंने अब तक नहीं की थी। जब वो बोल रहे थे तो मैं उसी समय सोच रहा था। हमने कभी ये सोचने की कोशिश की कि कॉलेज टाइम तक, विश्वविद्यालय PhD तक, कक्षा नर्सरी KG या उससे छोटे से आप ले लीजिए, से लगाए। ये राजस्थानी पगड़ी है, इतना आसानी से संभाले में नहीं आती है। ठीक है, हाँ, नहीं, जब ये माथे पर आई है तब इसका महत्व समझ में आया है, तब इसका भार महसूस हुआ है, तब दायित्व का बोध महसूस हुआ है कि बहुत दायित्व वाली पगड़ी है, स्वाभिमान। हाँ, आपके दायित्व जी। तो क्या हमने यह सोचने की कोशिश की, जो मैं अगर 1 घंटे पीछे जाऊं तो मैं भी कहूंगा नहीं, कि आखिर उच्चतर शिक्षण संस्थानों में ही पहले से एक कानून शुरुआत क्यों की गई? आप तो सर उच्चतर शिक्षण संस्थान से देखिए, बात को पकड़ लिए तुरंत, कि आखिर उच्चतर शिक्षण संस्थानों से शुरुआत क्यों हुई? सबसे ज्यादा उदंडता का व्यवहार मनुष्य के जीवन में अगर हम उसके क्लास के हिसाब से देखें तो कब होता है? या तो प्राइमरी में होता, तो चलिए बच्चे हैं वो तो छोड़ दीजिए, फिर हाई स्कूल, इंटर, 10, 11, 12 यही रहता है। उसमें लागू न करके ये उच्चतर शिक्षण संस्थानों में, यानी 13वीं से लगाए, अब आप 30वीं तक पढ़िए, 40वीं तक पढ़िए, पूरे तक लागू कर दिए। क्यों? क्योंकि 12वीं तक पढ़ करके आप कोई उत्पाद बन ही नहीं पाएंगे। 12वीं तक पढ़ करके कोई उत्पाद हम नहीं बन पाते हैं। उत्पाद बनने के लिए हमको उसके आगे पढ़ने की जरूरत पड़ती है, डिग्री पाने की जरूरत पड़ती है, और वहीं जाकर के आपके दिमाग में एक टेरर डाल दिया गया। और जब वहां टेरर हो जाएगा तो नीचे भी सही से नहीं पढ़ेगा, पढ़ के भी क्या कर लेगा। लेकिन अगर इसको लागू कर दिया जाता, यही कानून, UGC का सेम कानून, अगर इसी कानून को कक्षा 9, 10, 11, 12 में लागू कर दिया जाता, तो हम ये सोचते कि बेटा 4 साल सहेज लो, बचा लो, आगे बचो आगे। जैसे आप युद्ध में जा रहे हैं तो सबको पता है कि वहां तलवार भाले चल रहे हैं, गोली बंदूक चल रही है, न जाने क्या कब कौन किसके ऊपर गिरेगा, लेकिन हर कोई यही सोचता है कि मैं पार निकल जाऊंगा। पार निकल जाने का एक मनोभाव, एक संभावना होती है। अगर ये हो जाए कि चाहे तुम कितनी वीरता से लड़ोगे, 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, सबको ऊपर से 6 इंच छोटा होना ही है, निश्चित है कि हो जाना है। तो क्या वह लड़ाई का भाव रह जाएगा? हमारे राजस्थान के पूर्वज वह भाव उसके बाद भी पैदा किए हैं, हम उनको नमन करते हैं।
लेकिन आम तौर पर तब वह भाव नहीं रह जाएगा, क्योंकि फिर जीतने की संभावना नहीं है। ये क्या कर रहे हैं, ग्रेजुएशन की पहली क्लास से लगाए टॉप में आप जितने भी दिन तक पढ़ेंगे, अब वो कानून आपके सिर पर है, कहीं ना कहीं तक फंस जाओगे। यानी ये शुरुआत किए थे कि योग्यतम तुम पैदा कर रहे हो, हम ले लेंगे, लेकिन तुम्हें हम न्यूनतम गुणवत्ता का उत्पाद देंगे, जिसके चलते मैं प्राइमरी का प्रोडक्ट हूं। जो मैं अपनी शिक्षा का जिक्र कर दिया था कि मैं एलएलबी में क्लास में नहीं गया, फिर भी प्राइमरी का प्रोडक्ट में हूं। एक प्राइमरी का प्रोडक्ट जाके दिल्ली के आईएएस कोचिंग में पढ़ा सकता, किसान का बेटा, खेती बाड़ी करने वाला। आज जो प्राइमरी में पढ़ रहे हैं, पढ़ा पाएंगे? जा ही नहीं पाएंगे। यानी हमारे समय में प्राइमरी में पढ़ाई हो रही थी, बड़ी शानदार पढ़ाई होती थी, देखते देखते खराब हुई। और खराब कब हुई? हमारे समय में जब प्राइमरी होता था तो उस समय हाई स्कूल इंटर पास लोग ही प्राइमरी के टीचर होते थे, और हम लोग जब निकले तो बीएड करने की अनिवार्यता लगा दी गई, यानी ग्रेजुएशन के बाद फिर एक अलग डबल ग्रेजुएट, और तब शिक्षण संस्थान बर्बाद हो गए। क्यों? क्योंकि वो बीएड तो थे लेकिन ज्ञान शून्य थे, वो सरकारी मुहर उनको मिल गई थी या परीक्षा में ऐसे ही पास हो गए थे। और तब जब वो उत्पाद आपके स्कूलों में आया तो आपने अपने बच्चों को हटा लिया। आज की स्थिति यह है कि परिवार नियोजन के उपाय से हम परिवार नहीं कम कर रहे हैं, स्कूलों के फीस ने परिवारों को छोटा कर दिया है। स्कूल की फीस इतनी ज्यादा है, क्यों है? क्योंकि सरकारी संस्थान बेकार हो गए। क्या सरकारी संस्थानों में शिक्षक नहीं है, सैलरी नहीं है? प्राइवेट शिक्षक को सैलरी कम मिल रही है, लेकिन वहां गुणवत्ता है, वो अच्छा पढ़ा रहा है। वहां गुणवत्ता है ही नहीं, पढ़ा ही नहीं सकता, आप उसको हटा नहीं सकते। और फिर इसके बाद अगर कुछ कहेंगे तो SC/ST एक्ट का उसको विशेष वरदान मिला हुआ है, रक्षा कवच मिला हुआ है, वो विशिष्टता उसको मिली हुई है, वो सब पर लागू कर देगा, चाहे डिप्टी साहब हो, चाहे कलेक्टर साहब हो, चाहे बेसिक शिक्षा मंत्री हो, चाहे कोई हो, सब पे लागू कर देगा। वो हो रहा है। तो इस तरह से करके अब हमको सरकार ने ये संदेश दे दिया कि आपके गुणवत्ता की, आपके प्रतिबद्धता की इस देश को जरूरत नहीं। और अगर आपके गुणों की जरूरत नहीं है तो फिर आपकी जरूरत है नहीं। तो सोच लीजिए कि अब आप गुलाम ही नहीं हैं, अस्तित्व खतरे में है। मैंने यह अस्तित्व खतरे की व्याख्या संवैधानिक दायरे में की। अब आता हूं सामाजिक ओर से। एक तरफ आपकी योग्यता के होते हुए भी उसको सरकार नकार रही है, और सरकार के संरक्षण में तमाम सामाजिक राजनीतिक संगठन आपके इस क्षमता को ही लांछित कर रहे हैं। क्षमता थी तो गुलाम क्यों हो गए, क्षमता थी तो ये क्यों हो गए, क्षमता थी तो कोई आविष्कार क्यों नहीं कर लिए, कह रहे हैं, आए दिन कह रहे हैं, बिना जाने समझे कह रहे हैं, और हम भी उसको मान ले रहे हैं। दरअसल आज़ादी के समय जो सुधारवादी आंदोलन चला, वो हमारे अंदर एक विचार भर दिया कि सारी गलतियां हमारी हैं। और ये सुधारवादी आंदोलन किसके कहने पर चल रहा था? उसके कहने पर चल रहा था जिसकी अर्थनीति ऐसी थी कि यह देश आधा नहीं 2/3 लोग बिना वस्त्र के हो गए थे। महात्मा गांधी ने अपना सूट बूट क्यों छोड़ा था जब चंपारण की यात्रा पर गए थे? और गुजरात की तुलना में बिहार आज भी गरीब है ना? क्यों गरीब है? इस पर मैंने वीडियो बनाई है। क्यों गरीब है? क्योंकि प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, 1757 में, और 1757 में ही बिहार, बंगाल यानी बांग्लादेश, असम और आज का पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और पूर्वी यूपी 1757 और फिर 1764 बक्सर के युद्ध में गुलाम हो गया। और गुजरात 1857 में भी आजाद था। ये मैंने वीडियो बनाई है। 1857 के युद्ध क्रांति के समय भी गुजरात आजाद था, तब तक वो कब्जे में नहीं आया था। तो जिस इलाके को अंग्रेजों ने 190 साल निचोड़ा, वो आज जिनको बाद में 90 साल निचोड़े उससे की तुलना में खंडहर बना हुआ है। जिन्होंने इस देश के संसाधन को, संपदा समृद्धि को इतना निचोड़ दिया, वो हमारे समाज में उस दरिद्रता के नाते जो कुरीतियां आ गई, उसके लिए हमको जिम्मेदार ठहरा दिया।
हमको, किसको? जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। और हमारे उन नायकों ने भी मान लिया कि हम ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं थे। हमें अपने दिमाग से इस बात को निकाल फेंकना है कि हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं थे। चाहे छुआछूत आई, चाहे अमीरी गरीबी आई, हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं थे। जिम्मेदार तो अंग्रेज थे जो कहते थे कि इनके लिए कानून बनाना है। जमींदारियां हम बांटे थे क्या? जमींदारियां तो बांटे थे ना, तो क्यों नहीं उनके वर्ग में से जमींदार बना दिए? सेना की भर्ती कर रहे थे, महार रेजिमेंट बना के क्यों खारिज कर दिए? महार रेजिमेंट बनाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत प्रयास किया, कभी नहीं बनाया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उस समय वो वायसराय के कैबिनेट में मेंबर थे। भारत का आज का कोई मंत्री से 100 गुना बड़ा पद मान लीजिए, क्योंकि मंत्री उत्तरदायी है, वो उत्तरदायी सरकार नहीं थी, उसमें डॉक्टर अंबेडकर मंत्री थे। क्यों नहीं उनके कहने पर महार रेजिमेंट बना दी गई? और बनाई भी गई तो उनसे पोर्टर का काम लिया गया। ये डॉक्टर अंबेडकर ने अपने वांग्मय में खुद लिखा है कि अफगानिस्तान के बॉर्डर तक ले जाया गया, ईरान से आगे नहीं ले जाया गया, ईरान तक ले ही नहीं जाया गया। से सारी रेजिमेंट बगदाद तक गई है, पेरिस तक गई है, लेकिन उस रेजिमेंट को नहीं ले जाया गया और केवल उसको खच्चर ढोने का काम किया, सामान ढोने का, खच्चर हाँकने का लिखा उन्होंने। तो दोष किसका? अंग्रेजों का। और हमने क्या कर दिया? अपने सिर माथे पर ले लिया। जब सिर माथे पर लिया तो हमने क्या किया? हम ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं तो हमसे दोष हो गया, तो अब उस दोष को हम कहाँ किधर से बताएं? तो हम कहते हैं पहले वर्ण व्यवस्था थी, जातिगत नहीं थी, ऐसे नहीं थी, वैसे नहीं थी। क्यों व्याख्या हम कर रहे हैं? ये हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है व्याख्या करना। आप बताइए कि जो भी पार्टी बन रही है, एक भी पार्टी सवर्णों की बनी क्या? तो जितनी भी पार्टियां बनी वो गैर सवर्णों की बनी, और जितनी पार्टियां बनी उन्होंने जातिगत मतदाता वर्ग बनाया कि नहीं बनाया? तो जब उनको जात से दिक्कत नहीं है तो हमको काहे को दिक्कत होगी? और हम लोग इसको दोष मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं? क्योंकि जिस संगठन से हम प्रभावित हुए, जिस राष्ट्रवाद के झुंझुने में हम फंस गए, उनका वह विचार कितना पुराना है? 1925 में गठन हुआ था, और उस 1925 के सपने को लेकर वो आज तक परेशान है। मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति ट्रैक्टर खरीदना चाह रहा था। कब? 1990 में। 1990 में जिसके पास ट्रैक्टर था वो संपन्न था कि कमजोर था? संपन्न था। अब उस समय वो नहीं खरीद पाया था क्योंकि उसके पास संपन्नता नहीं थी। सन 1990 में मान लेते हैं कि 35 वर्ष का था, 30 वर्ष का था। उसी सपने को वो 2026 में पूरा करके जश्नगर मनाएगा तो ठीक कर रहा कि गलत कर रहा? बताइए, है ना गलत? संपन्नता का मापदंड बदल गया। अब वो मापदंड नहीं है, लेकिन उसका सपना था, वो उसी के लिए मरा चला गया, वो समय को नहीं देख रहा है। तो आरएसएस का गठन जो 1925 में हुआ था, वो हुआ था इस भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। ठीक, अब हिंदू राष्ट्र कहने को तो कह दिया, पूरे दुनिया में कहीं भी राजतंत्र चल रहा है क्या? जहां राजा है वहां भी राजतंत्र नहीं है। ब्रिटेन में राजा है ना, फिर वो डेमोक्रेटिक कंट्री कैसे है? कानून के, राजनीति के 3 शब्दों को मैं आज यहां रखूंगा, कुछ लोग जान रहे होंगे। एक शब्द है लोकतंत्र, एक शब्द है राजतंत्र, और एक शब्द है गणतंत्र, रिपब्लिक। आमतौर पर हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते तो हैं, लेकिन उसके अर्थ को नहीं जानते। गणतंत्र राजतंत्र का विरोधी है, राजतंत्र लोकतंत्र का विरोधी नहीं है। शब्द के अर्थ पे चलिए, राजा के रहते हुए भी अगर लोक का नियंत्रण है, जनता का नियंत्रण है, चुनाव हो रहा है, तो राजतंत्र के साथ भी लोकतंत्र है। ब्रिटेन में है ये। गणतंत्र क्या है? कि राजा का भी चुनाव होगा। तो आप जरा बताइए कि जहां राजा भी है वहां भी लोकतंत्र है कि नहीं है? वर्तमान में अगर आप हिंदू राष्ट्र बनाने का ख्वाब हमको दिखा रहे हैं तो हमको बताइए कि वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य वाला बनाएंगे?
तो राजा बनाएंगे, राजा बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे, अमात्य बनाएंगे, वो बनाएंगे आप? क्या वो बनाना ठीक है? क्या वो 1990 में ट्रैक्टर खरीदने जैसा नहीं है? तो हमको आप ये बता दीजिए कि जब आप वो विचार 1925 में लेकर चले, 47 में देश का विभाजन हो गया, तब भी आपका वो विचार आप लागू नहीं कर पाए। आप उस विचार को लागू करने के लिए किसकी बलि दे रहे हैं, ये हमको बता दीजिए। तो इनके दिमाग में मेरी समझ से ये आया है कि हम सबको एक कर देंगे। ये जो सरकार चल रही है अगर उसके हम कार्यकलाप को देखें तो ऐसा लग रहा, क्योंकि देखिए कोई जाकर तो पूछेगा नहीं कि भागवत जी आप बताइए आपकी सरकार योजना कैसे बना रही है, क्योंकि भागवत जी की बातों को अगर सुन ले वही उनकी असली बात मान ले तो खुद ही कंफ्यूज हैं, आज तक हिंदू की परिभाषा नहीं दे पाए। दूसरी बात, अभी उन्होंने हाल ही में कहा था, 2015 में उन्होंने एक वाक्य बोला था और 2026 में बोल रहे हैं, दोनों में तुलना कर लीजिएगा। 2015 में उन्होंने एक वाक्य बोला था, सरकार बनते ही, प्रचंड बहुमत से बनते ही, इस देश में हिंदुओं को डरने की जरूरत नहीं है, अगर किसी हिंदू पर कहीं कोई आंख दिखाएगा तो हम उसकी रखवाली करेंगे। मैंने फौरन उस समय अपने फेसबुक अकाउंट से लिखा था, मेरी बात उस समय कौन सुन रहा था, लेकिन मैंने वो बात जो लिखी थी बता रहा हूं। मैंने कहा भागवत जी सरकार देश की है तो हिंदू की ठेकेदारी आप क्यों ले रहे हैं, है ना? लेकिन यह तरह का तर्क कितने हिंदुओं के दिमाग में आया होगा? सबने ताली बजाई होगी, अरे वाह, अरे भाई ठेकेदारी सरकार लेना सुरक्षा की, हिंदू हिंदू की लेगा, मुसलमान मुसलमान की लेगा, तो सरकार काहे को बनवाए हो? अब वही मोहन भागवत जी 2026 में बोल रहे हैं असुरों को नियंत्रित करना संभव नहीं है। हाल ही में बोले थे, शायद राक्षस या असुर कोई शब्द बोले थे, आसुरी शक्तियां हावी हो गई हैं, ऐसे बोले थे। क्यों भाई, कोई हिंदू तो आप क्या नहीं गया कि हम असुरक्षित हैं? वो कौन सी शक्ति आपके पास थी 2015 में जब आप ये दावा कर दिए थे, और वो कौन सी शक्ति आपकी नष्ट हो गई जो आप बिलबिलाने लगे? तो इस 10 साल में जो हमको आप झूले में झुला रहे थे कि आप इतने ताकतवर हैं कि हमारी रक्षा कर देंगे, और जब हम वास्तव में खतरे के मुहाने पर आ गए तो आप कह रहे हैं कि हावी हो गई, हम नियंत्रण नहीं कर सकते। तो इस बीच में जो कुछ हुआ उसको आपने हमको क्यों नहीं बताया? हमें धोखे में किसने रखा? सपा ने, बसपा ने, कांग्रेस ने, आरजेडी ने? नहीं, हमारे इन्हीं नेताओं ने रखा जिन पर हम पूरा भरोसा किए, जिनको हमने नहीं देखा। अब ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये अनुमान की बात है, हम जाके उनसे पूछे तो है नहीं, लेकिन माइंड रीड किया जाता है। और हम तो वकील लोग हैं, कहने के लिए वकालत तो कोई भी कर लेता है, लेकिन मैं एक तर्क से साबित करूंगा कि वकालत इस दुनिया का सबसे कठिन पेशा है। दुनिया में सबसे शक्तिशाली क्या है? मनुष्य का दिमाग है ना, सबसे शक्तिशाली मनुष्य का दिमाग है। डॉक्टर एक बीमारी से लड़ता है, वो बीमारी स्थिर है, वो बदल सकती है, लेकिन अगर हमने कह दिया कि सबसे ताकतवर दिमाग है तो फिर तो दिमाग ही ना ताकतवर है, बीमारी कमजोर है। लेकिन वकील दूसरे वकील से लड़ता है, इधर भी दिमाग उधर भी दिमाग, और एक दूसरे के दिमाग को रीड करते हैं, जल्दी जल्दी रीड करते हैं, किसने क्या बोला तो क्या बोलना है, कैसे अपनी बात को रखना है। हम जब इनके माइंड को रीड कर रहे हैं तो हमें यह लग रहा है कि ये एक सपना तो देखे थे कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन इनका सपने का कोई रूप रंग है ही नहीं, आगे न कोई आइडिया है, न उसके आगे कोई रास्ता है, ये चले जा रहे हैं जैसे इन्होंने जिस दिन बसपा को समर्थन दिया। एक सवाल करिए आप लोग, जो लोग आरएसएस के कैंप में जा रहे हैं, सवाल करिए, जब इनकी मांग थी हिंदू राष्ट्र बनाना, तो इस देश में कौन सी विचारधारा है जो हिंदुत्व के लिए सर्वाधिक खतरनाक है? क्या कभी मस्जिदों से कहा जाता है कि हिंदू धर्म को नष्ट कर दो? हिंदुस्तान में सुनते हैं आप, दंगे बलवे के टाइम पे सुन ले, कहीं कहा जाता है, कोई जैनी कहता है हम ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानते, कोई बुद्धिस्ट कहता है कि डायनामाइट लगा करके वेद पुराण नष्ट कर दो। ये तीनों बातें अम्बेडकर कहे हैं, और उनके मानने वाले 22 प्रतिज्ञा में वो बात करते हैं। और उसी विचारधारा पर बनी पार्टी को 3 बार मुख्यमंत्री बनाने वाली भाजपा हमसे बताए, आरएसएस बताए कि तुम्हारी आइडियोलॉजी खुद की क्या है, तुम्हारा रास्ता क्या है, तुमने हमें असुरक्षित किया है,
तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? पूरे भारत में एकमात्र ऐसा प्रदेश है, एकमात्र ऐसी पार्टी है जो दलित समाज के नेतृत्व में रह करके सरकार तक पहुंची है। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी अपने दम पर पहुंची है क्या? अगर ब्राह्मण साथ नहीं दिए होते, और इसके लिए मैं ब्राह्मणों को 100 बार पश्चाताप करने के लिए कहूंगा कि आपने यह जानने के बावजूद भी कि वह पार्टी क्षत्रियों से बैर भाव रखती है, साथ दिया था। कीमत आज चुका रहे हैं। आज उसी बाम सेफ की एक शाखा, यह तथ्य जान लीजिए, उसी बाम सेफ की एक शाखा जो बामन मिश्राम के साथ चल रही है नेतृत्व में, उसने एक संगठन बनाया है KMN, के फॉर क्षत्रिय, M फॉर मूल और N फॉर निवासी, और पीछे S भी जोड़िएगा, क्षत्रिय मूल निवासी संघ बना है। उसमें क्षत्रियों को बुला करके उनसे कहवा रहे हैं कि ब्राह्मणों ने हमें उल्लू बनाया। वो तो ये नहीं कह सकते कि हमें हमारा शोषण किया, क्षत्रिय समाज तो ये नहीं कह पाएगा। तो कह रहे हमको मूर्ख बनाया, हमें सराह करके सेना में लड़ा दिया, अपने जो है माल खाते रहे मंदिर में बैठकर। ये वहां से नारा लगवाया जा रहा आपके खिलाफ। इतना बड़ा वैश्विक संगठन हमारा, एक से एक नामचीन लोग बैठे हैं, इन लोगों को नहीं सुनाई देता। वो दरअसल इनको ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि इससे निपटना कैसे है। और ये क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि पूरा इनका कोई रोल मॉडल नहीं है, कोई इनका रूट नहीं बना हुआ है, कोई टारगेट भी नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है। एक और सच्चाई बता दूं, यह संगठन जिसकी पूजा करता है, आप सब लोग जो लोग भी शाखा में जाते होंगे, मुझे एक बार उस संगठन में मुख्य अतिथि बनने का अवसर मिला था। जब मैंने कह दिया मैं संगठन में शामिल नहीं होऊंगा, क्योंकि मेरी बुद्धि विवेक से आर पार जब मैं देखता हूं तो बहुत सारे खामियां दिखाई देती हैं, तब उन लोगों ने कहा था कि ठीक है, तब आपको हम मुख्य अतिथि बनाकर बुलाएंगे तो आप आ सकते हैं। हमने कहा बिल्कुल आ सकते हैं। उन्होंने कहा हम अपने संगठन में जब कोई कार्यक्रम करते हैं तो ऐसे किसी व्यक्ति को मुख्य अतिथि बनाते हैं जो उस विचार हमारे संगठन का नहीं है, बाहर से हो। हम एक बार उस मंच पर गए थे, छोटा सा कार्यक्रम था लखनऊ के एक पार्क में। लेकिन मैं ये पूछता हूं कि वो किसकी पूजा करते हैं, किसकी फोटो लगाते हैं? गोलवलकर जी की। मैं उनकी आलोचना के लिए ये कार्यक्रम नहीं कर रहा हूं। हम उनको अपना ही तो मानते हैं ना, लेकिन हमारे में जिनको हम अपना मान करके उन्हीं के हाथ में कमान सौंपे हैं, उसको कहां ले जाएंगे जरा समझना है। गोलवलकर जी की किताब है बंच ऑफ थॉट्स। अगर गोलवलकर जी अच्छे विचारक थे, बहुत अच्छे विचारक थे, मैं उनको प्रणाम करता हूं। आरएसएस से अगर एक बार प्रणाम करेगा कोई आरएसएस का व्यक्ति, मैं 5 बार करना हूं। वो किताब पढ़ के हमको बता दें, घर घर में बांट दें। नहीं बांट पाएंगे। बंच ऑफ थॉट्स जो उनकी मूल रचना है गोलवलकर के विचारों की, नहीं बांट पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो उस समय जो समाज था, आजादी के ठीक समय पर उसी व्यवस्था को स्थिर कर देना चाहते थे। चुनाव बंद कर दो, एक बड़ा राजा होगा, शेष जो जाति है वो वही काम करेगी, नाई नाई का काम करेगा, ब्राह्मण ब्राह्मण का कार्य करेगा, क्षत्रिय सेना में जाएगा। ये उसमें लिखा हुआ स्पष्ट। आज ये कह पाएंगे क्या? ये नहीं कह पाएंगे। जब आप खुद उनके विचार पर नहीं चल पा रहे, या तो चल के दिखाओ। और अगर हमारे जैसे व्यक्ति को कह दोगे कि नहीं चलाना है समाज को, तो कोई ना कोई रास्ता निकाल दिया जाएगा। हाँ, उससे हासिल क्या होगा ये जांचा जाएगा पहले। लेकिन आप तो न जांच रहे हो, न परख रहे हो, न चल रहे हो। जब उस पर आप नहीं चल सकते और नहीं चला सकते, तो फिर विकल्प में आपने क्या सोचा ये तो बता दीजिए। हम सब लोग यूजीसी आने तक, चाहे आप आरएसएस के समर्थक रहे हों, भाजपा के सदस्य रहे हों, मतदाता रहे हों, नहीं रहे हों, विरोधी रहे हों, सवर्ण तो हैं। क्या हम लोग इस बात से थोड़े से उम्मीद में नहीं थे कि चाहे कुछ भी हो रहा है, सरकार सवर्णों की विचारधारा पे चलेगी, सुरक्षा करेगी? क्या एक अनुमान नहीं था? मुझे था, बिल्कुल था, मुझे था। मैं इस सरकार का समर्थक नहीं हूं, लेकिन तब भी मुझे था कि ये सरकार होगी तो हम लोग कुछ तो सुरक्षित रहेंगे। और इसी सरकार के रहते आप सर्वाधिक असुरक्षित हो गए। और जो सबसे बड़े संगठन के सबसे बड़े मुखिया हैं, वो हाथ खड़ा कर दिए, आसुरी शक्तियां नियंत्रण में नहीं आ रही हैं। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि आपने
रोड मैप कोई बनाया नहीं, और आपने हमारे समाज को से सारे वर्गों से काट दिया। तो आपको इस लाइन पे ध्यान देना है कि पार्टी से नफरत होगी कि उसके मतदाता वर्ग से। इसका उदाहरण आप देख लीजिए कि बसपा से गठबंधन हुआ, एक बार नहीं 3 बार हुआ भाजपा का। क्या वह मतदाता वर्ग हमारे वर्ग से जुड़ा? उनका मतदाता वर्ग नहीं जुड़ा। अगर जुड़ता तो गाली नहीं देता, बिल्कुल नहीं जुड़ा। दूसरी तरफ सपा की बात आप करिए, सपा से हमारा हमेशा से भाजपा में आ जाने के बाद से 36 का आंकड़ा है। क्या वह मतदाता वर्ग हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति को उस तरह से गाली दे रहा है? नहीं दे रहा। तो हमने पार्टी और मतदाता वर्ग के अंतर को जब नहीं देखा तो हम गलत रास्ते पर चल पड़े। है ना बारीक बात, अत्यंत बारीक बात। जब मैं यहां आ रहा था उसी समय एक फोन आया है। वो व्यक्ति रुड़की से बोल रहे थे, सुशील यादव जी, फैजाबाद अयोध्या से, वो भी अवधेश प्रसाद जी के इलाके के रहने वाले। मैं कहता रह गया कि मैं देर हो रहा हूं, जो मैं 2-4 मिनट लेट आया हूं उनसे बात करने में। वो कहे गुरुजी एक संजीवनी जैसे आप दिख रहे हैं, मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए। उस व्यक्ति ने कहा है कि मुझे पता है कि सवर्ण समाज इस समय इतना अंधेरे में घिरा है कि आप उसी के लिए रोशनी जला रहे हैं, अपनी ऊर्जा लगा रहे हैं, आप अपना धर्म निभा रहे हैं, लेकिन हमारे जैसे भाइयों के बारे में सोचिएगा कि हमको दिख रहा है कि अंधेरा हमारे यहां भी आ रहा है। वो भी आएंगे, वो वर्ग आपके साथ है। पार्टी से नफरत के चलते आपने अन्य उन वर्गों से भी नफरत कर लिया जो वर्ग आपके साथ जुड़ सकता था, जुड़ सकता है। अब आइए आज हमें जो कुछ नई जानकारी मिली है, मैं संतोष जी से मिला हूं, नागपुर से आप आए हुए हैं। महाराष्ट्र में मराठा, आपने बताया मराठा समाज जो है, जो यहां का सवर्ण समाज है उससे अलग है। वो वहां भी यही वाला सवर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय अलग हैं, यही ना कहना चाहते संतोष जी। जो वहां का मराठा समाज है आपके अनुसार 18 से 20% है, नॉन रिजर्व्ड है, और 20% जो यहां का सवर्ण है वो भी है आपके अनुसार मोटे मोटे 48 to 50% जनरल है वहां। हमको सूचना नहीं थी, एक मिनट आ रहे हैं, हमको सूचना नहीं थी। दूसरे हमारे साथी सुभाष सिंह डडवाल जी हिमाचल प्रदेश से आए हैं, एक दिन तो ऐसे ही निकल लिए, तीसरी बार आ रहे हैं। इन्होंने बताया कि 55% वहां सवर्ण आबादी है, सवर्ण आबादी, और सवर्ण का मतलब नॉन रिजर्व करेंगे तो और ज्यादा चली जाएगी, क्योंकि फिर से मुस्लिम भी जुड़ जाएंगे। ये सवर्ण कह रहे हैं, यानी जैसे वहां मैंने मराठा और सवर्ण दोनों मिला के 48 कहा, दोनों नॉन रिजर्व है। आपके हिसाब से 55% आबादी वहां सवर्णों की है, और रिजर्वेशन कितना है? 50%। 55% हमारी आबादी, 50% ही हमारे लिए खुली मिली, आरक्षण हमको 10% मिला। तो इसी बात को जो आपने बोली थी, जनरल इसमें भी वो मेरिट में जो आते हैं वो तो तभी तो आप सामान्य है ना। तो आप जरा सोचिए कि 50% जो लग रहा था कि हमारा है वो हमारा नहीं है। अब अगली बात, तो हमारे मुद्दे क्या होंगे? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? 50% मेरिट और 50% रिप्रेजेंटेशन, सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है ना। तो 50% रिप्रेजेंटेशन का मतलब यूपी में अगर एससी कम्युनिटी की आबादी 20.5% है तो उनकी आबादी का आधा रिजर्वेशन उनको मिलना चाहिए, 10.25%। यही न्याय की मांग है, यही है ना न्याय। आरक्षण कितना है? 21%। किसने दिया? ये किसने दिया? एक ही पार्टी सरकार में रही है और वो 4 बार मुख्यमंत्री बनी उत्तर प्रदेश में, जिसकी मुखिया उस समाज से आती है। शेष जितनी पार्टियां चाहे किसी राज्य में और चाहे भारत सरकार में रही हो, सबके मुखिया हम ही या हमारे ओबीसी भाई लोग रहे हैं। और दिया किसको?
भस्मासुर को कोई सवाल उठाने वाला है नहीं। हो क्या रहा, एक ट्रेन चला दी गई आज़ादी के बाद, और जो ड्राइविंग सीट पर आता है उसको बस यही लगता है कि इसको इसी रास्ते पर लेकर जाना है। अगर हम घर से निकलें और हमारा, मान लेते हैं एग्जाम देने जा रहे हैं, हमारा कोई प्रवेश पत्र छूट जाए तो हम क्या करेंगे, जहाँ से याद आएगा वहीं से रुक करके मुड़ जाएंगे ना। हम लोग क्या करते हैं, छूट गया तो भी कोई बात नहीं, हम जान गए हैं कि हम गलत ट्रेन पर चल रहे हैं, ये ट्रेन गलत दिशा में हमको लेकर जा रही है, फिर भी हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। कौन सी ट्रेन गलत दिशा में जा रही है? जरा एक दूसरी बात करते हैं, भाजपा के कहने से हमने मुसलमानों को अपना शत्रु मान लिया। एक बात बताइए, सेना के ज्यादा लोग यहां पर हैं, आप जब मोर्चा पर लड़ने जाते हैं बंदूक लेकर जाते हैं, अगर आपकी बंदूक में गोली नहीं है, आपकी बंदूक खराब हो गई, आपकी बंदूक किसी और ने छीन ली, तो क्या दुश्मन की बंदूक उठाकर नहीं लड़ेंगे? दुश्मन की बंदूक नहीं उठाएंगे क्या? नहीं, इसकी बंदूक से हम थोड़ी लड़ेंगे कि लड़ेंगे। बताइए, सेना सैन्य नीति क्या कहती है? हथियार किसी का नहीं होता है, जिसके हाथ में होता है उसका होता है। इस मामूली सी नीति को हम इन लोगों के बहकावे में आकर मूर्खता करके भटक रहे हैं। हर एक व्यक्ति एक हथियार है, सबके हाथ में ओठ है, सबके हाथ में ओठ है, और हम इन मूर्खों के समझाने पर कह दिए इनका ओठ हमको नहीं चाहिए। अरे तुमको नहीं चाहिए तो जिसको चाहिए उसको दे देंगे, और किसको चाहिए? तुम्हारे ठीक विरोधी को चाहिए, उधर वो दे रहे हैं। उसका ओठ हमको चाहिए नहीं, तो इसको आप रोज घी पिला रहे हैं और ये आपको गाली दे रहा है, जितना मजबूत हो रहा है उतना ही गाली दे रहा है। हमारे एक मित्र हैं प्रोफेसर रतनलाल जी, अंबेडकर नामा वाले, मैं उनके यहाँ गया था, हमसे बहुत प्रभावित हुए। मैं एकदम साफ साफ बता दिया, जैसे आज आरएसएस से मैं कोई मुरुवत किया नहीं किया, ये मेरा स्वभाव है। मोदी जी भी सामने बैठेंगे, मैं कोई मुरव्वत नहीं करूंगा, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा लग जाता है कि आप जिसके पास गए हैं वो सोचता है कि ये हमारे पास किसी स्वार्थ से आया है, तो हम जो कहेंगे वो करेगा। ऐसा नहीं है। हम रात में टॉर्च जलाते हैं, दिन में टॉर्च नहीं जलाते। हम बरसात में और गर्मी में छाता ओढ़ते हैं, जाड़े की धूप में छाता नहीं ओढ़ते। तो छाता अगर ये सोच ले कि हम हैं तो हमेशा ऊपर ही रखेंगे तो गलती है। जैसे ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक ऑर्डर आया था, एक डायरेक्शन आया था कि एससी कम्युनिटी में जो पीछे छूट गए लोग हैं उनके लिए सब क्लासिफिकेशन करके जगह दे दी जाए, उन्होंने उसके खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। हमको फ़ोन किए, बोले हमारे चैनल पर आइए त्रिपाठी जी, आप आइए, ये तो बहुत गलत हो गया। हमने कहा इसमें हम क्यों आए? कह अरे ये कैसे सब क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, हम करने देंगे क्या? हमने कहा हम तो करने देंगे। अगर हमारे और आप में वर्गीकरण इसी आधार पर हुआ था कि आप पीछे हैं आपको आगे बढ़ाया जाए, तो प्रोफेसर साहब आज तो ये नाइंसाफी है कि आप अपने से पीछे छूटे लोगों के पक्ष में जब क्लासिफिकेशन की बात आ रही है तो आप कह रहे हैं कि नहीं करने देना है। अगर यही संविधान है जो आप कह रहे हैं तो हम तो ये मान लिए कि जो आपको दिया जा रहा है वही असंवैधानिक है, तो हम आपके खिलाफ क्यों ना आंदोलन चला रहे? और मैं फिर भी खुले मन से कह रहा हूं, ये वीडियो पब्लिक में जाएगी कि आज भी मैं उनका उतना ही गहरा अपनी ओर से मित्र मानता हूं जितना उस दिन था। हमारी मित्रता की शर्तें यही हैं कि संविधान और साम्यता की भावना अगर हमारे अपने लिए तो सबके लिए होनी चाहिए, और अगर तुम अपने लिए स्वार्थी बनोगे तो उस लड़ाई में हमसे जीत नहीं पाओगे। हम तुमसे ज्यादा बड़े बनकर फिर दिखाएंगे। और जब हमने देखना शुरू किया तो हमने क्या पाया? 80 वर्षों से सीटें सुरक्षित चल रही हैं लोकसभा विधानसभा की। किसी भी सुरक्षित सीट का आप डेटा उठा लीजिए, उठाना है आप सबकी जिम्मेदारी है। आपने कहा ना कि आदेश दीजिए, मैं कुछ नहीं हूं आदेश देने वाला, लेकिन हम लोगों का जो महती लक्ष्य है उस लक्ष्य के लिए आदेश है कि जिस किसी इलाके में आपके अगल बगल या आपके खुद की विधानसभा लोकसभा सुरक्षित सीट हो, आप पता लगा लीजिए, क्योंकि इसका आंकड़ा आरटीआई से हर समय लेना संभव नहीं। जो आरटीआई वाले हैं वो आरटीआई से ले लेंगे। जैसे बगल में मोहनलालगंज है, गजेंद्र जी, और हम जहां से आते हैं मोहम्मदाबाद गोहना विधानसभा सीट वो भी सुरक्षित है।
केवल 3 जातियों के लोगों को ही टिकट मिलता है। एससी कम्युनिटी के लिए रिजर्व है, किसके लिए? 21% के लिए रिजर्व है ना, सभी जातियों के लिए रिजर्व है ना। केवल 3 जातियां मजा खा रही हैं हमारे इलाके में। मोहनलालगंज में चलेंगे केवल एक ही जाति, बाराबंकी में चलेंगे केवल 2 जाति। भैया ये तुम्हारे 2 के लिए दिया गया था क्या? वो यही ना सवाल उठाते हैं कि सेक्रेटरीट में कितने, सुप्रीम कोर्ट में कितने, हम कहेंगे सुरक्षित में कितने। अभी होगा समय, अभी आपके पास होगा समय। तो आप इन सवालों को खोजिए, ये सवाल उठाइए, हम पूछ रहे हैं। और जाकर के नट मुसहर डोम के लिए हमको आंदोलन नहीं करना है, हम जितने के लिए कर दिए उतने बहुत है। बस हम कहेंगे कि भाई अगर आप इतना लोकतंत्र की बात करते हैं तो जरा बताइए कि अगर बाभन जो है अहिर का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकता, अहिर चमार का नहीं कर सकता, तो चमार डोम का कैसे कर ले रहा है? और ये एक वाक्य सुन करके हमारे वीडियो से 3 डोम समाज के बड़े संगठनों ने हमको अपने में जोड़ रखा है। और हमने उनको 2 टूक कह दिया कि हम आपका आंदोलन और आपके मंच पर आकर कोई भाषण नहीं देंगे, अपनी लड़ाई आप लड़िए, सबसे ज़्यादा खड्डे में तो हम हैं, हम अभी अपने को जगाएंगे। उन्होंने कहा कि आप जो रोशनी दे रहे हैं हम उतने से ही अपने लिए उजाला ले लेंगे। अब ये जानते हैं कौन सा फार्मूला है? ये घर बना है, ट्रक से बालू आया, मोरंग बालू, मोरंग बालू में क्या चाहिए था हमको? पत्थर, कि उसमें जो बारीक बालू हो वो बारीक बालू हमको चाहिए था, पत्थर नहीं चाहिए था। हमने क्या लगाया? जाली, एक जाला लगा के, चाला लगा के, जो भी आपके यहाँ शब्द होगा, हमने चाल दिया, बारीक अपने लिए ले लिया, पत्थर को फेंक दिया। कोई वर्ग हमारा शत्रु नहीं है। एससी एसटी में भी जिनके साथ अन्याय हो रहा है वो भी हमारी रोशनी से ही प्रकाशित हो रहे हैं, हमारे इन्हीं तर्कों को ले रहे हैं। हम आंकड़ा जुटाकर अपने मंच से बोलेंगे, वो खुद उसका प्रयोग कर लेंगे, और ये हो रहा है। बशर्ते कि हम अपने लिए जब करना शुरू करेंगे तो सब कुछ दिखेगा। बहुत सारी बातें थी, बहुत सारी बातें छूट गई, क्योंकि मैं कभी रट करके भाषण नहीं देता। जो छूटा है मेरी ओर से वो मैं बाद में बोल दूंगा वीडियो के जरिए। ये हमने सामान्य जन चेतना मंच के लिए 9 उद्देश्य तैयार किया था। एक 10वां उद्देश्य जो है आदरणीय हरेंद्रनाथ पांडे जी के सुझाव पर जोड़ा गया है कि हम लोग PIL करें। हमने इसमें PIL करना लिखा है, लेकिन इसमें मैं और भी जोड़ देता हूं कि PIL ही नहीं, शिकायत करें। यानी PIL तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में होती है, उसके अलावा हम लोग जगह जगह शिकायत करें। जैसे किसी के खिलाफ SC ST का दुरुपयोग हो गया तो उसको कहीं ना कहीं रजिस्टर कराएं। कुछ नहीं तो आप अजीत भारती को ही बता दीजिए, अपने चैनल से बोलेंगे तो रजिस्टर तो हुआ ना। जैसे मैं अपने चैनल से दिखा रहा हूं SC ST का ये दुरुपयोग हुआ, कहीं दर्ज तो हुआ ना, कहीं पब्लिक में आवाज तो आई ना। तो PIL के साथ साथ ये भी जोड़ दीजिएगा। एक बात आपने उठाई थी सर, आप मनोज मिश्रा जी, आपने जो कहा था कि हम लोगों को अपनी पत्रिका निकालनी होगी, ये 9वें पॉइंट में लिखा है। तो इतनी सारी बातें आपने मेरी सुनी, आप सब धैर्यपूर्वक सुने। समय क्या हो रहा है? 4 बज गया। अच्छा ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जो लोग शेष बचे हैं मैं उनको सुनना चाहूँगा।